अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हैबन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि मैंने गुवाहाटी में देखा? उसके पिता ने बताया, बेटा, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमीनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहां से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहां तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन, एल्यूमीनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अबरख है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये बताइए कि ये खनिज कहां पाए जाते हैं? जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जरा ध्यान से सोचें व बताएं तथा भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तथ्यों को इकट्ठा करें। पृष्ठ संख्या 54। खनिज क्या है?
भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। चित्र संख्या 5.1 खनिजों का वर्गीकरण। यहाँ खनिजों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक को भी 3 भागों में बांटा गया है: लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म यानी चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। पृष्ठ संख्या 55 खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः इन शैल समूहों से प्राप्त होते हैं: क आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व
विद्रोह में मिलते हैं, छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह शिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। ख अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ग खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। घ पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। ड महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित अर्थात ड्राइव्ड होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं अर्थात नोड्यूल्स में धनी है। एक रोचक तथ्य, रैट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। जरा ध्यान से सोचें व बताएं, एक खुली खदान यानी ओपन पिट माइन में उत्खनन व एक शैफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और
असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय यानी रिजर्व की आर्थिक जीव्यता यानी वायबिलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। पृष्ठ संख्या 56। लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। क्या आप जानते हैं, कन्नड़ भाषा में कुदिरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडिला की पहाड़ियां बैल के डील यानी हम से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसका ये नाम पड़ा। लौह अयस्क, आयरन ओर। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। चित्र संख्या 5.2 में लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों के अंश को दिखाया गया है। 2003-2004 के आंकड़ों पर आधारित है, जो प्रतिशत में दर्शाया गया है। कर्नाटक 26%, ओडिशा 25%, छत्तीसगढ़ 19%, गोवा 17%, झारखंड 12%, अन्य 1%। चित्र संख्या 5.3 में लौह अयस्क खदान को दिखाया गया है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व
छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडिला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम, पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम यानी स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मैंगलोर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। पृष्ठ संख्या 57। पृष्ठ संख्या 57 पर भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को दर्शाया गया है। लौह अयस्क क्षेत्र हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ भाग आते हैं। लौह अयस्क खाने हैं झारखंड में गोवा, ओडिशा में मयूरभंज और केंदुझर, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडिला, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी, कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख और गोवा में लौह अयस्क खानें पाई जाती हैं। लौह अयस्क निर्यातक पत्तन पारद्वीप, विशाखापट्टनम, मंगलौर, मारमागांव। मैग्नीज के क्षेत्र हैं केंदुझर, सुंदरगढ़, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, शिमोगा, गोवा। बॉक्साइट के क्षेत्र हैं कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मैकाल, कोरापुट। अभ्रक के क्षेत्र हैं गया, हजारीबाग, नेल्लोर, बेवर और अजमेर। पृष्ठ संख्या 58। मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। चित्र संख्या 5.4। चित्र संख्या 5.4 में मैग्नीज उत्पादन में राज्यों के अंश को दर्शाया गया है, जो कि प्रतिशत में है। ये आंकड़े 2003-2004 से लिए गए हैं। ओडिशा 33%, मध्य प्रदेश 22%, कर्नाटक 15%, अन्य 30%। भारत में ओडिशा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000-2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहां से प्राप्त हुआ। जरा ध्यान से सोचें व बताएं।
भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। अलौह खनिज। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज, जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून हैं। घातवर्ध्य यानी मेलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं। चित्र संख्या 5.5। चित्र संख्या 5.5 में मलंज खंड में तांबा खदान को दर्शाया गया है। चित्र संख्या 5.6। चित्र संख्या 5.6 में तांबा उत्पादन में राज्यों के अंश को दर्शाया गया है, जो कि प्रतिशत में है। ये आंकड़े 2003-2004 से लिए गए हैं। मध्य प्रदेश 58%, राजस्थान 42%। बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्ध्यता पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। चित्र संख्या 5.7 में बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों के अंश को दिखाया गया है, जो कि प्रतिशत में है। ये आंकड़े 2003-2004 से लिए गए हैं। ओडिशा 45%, गुजरात 17%, झारखंड 14%, महाराष्ट्र 11%, अन्य 13%। चित्र संख्या 5.8। चित्र संख्या 5.8 में बॉक्साइट खदान को प्रदर्शित किया गया है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां वर्ष 2000-2001 में देश के 45% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहां कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। जरा ध्यान से सोचें व बताएं। भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिन्हित करें। एक रोचक तथ्य, एल्यूमीनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमीनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमीनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता
तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमीनियम के बर्तन एक आम बात थी। पृष्ठ संख्या 59। आधात्विक खनिज। अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन यानी स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काला, हरा, लाल, पीला अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचें व बताएं। मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। चित्र संख्या 5.9। चित्र संख्या 5.9 में चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों के अंश को प्रदर्शित किया गया है, जो कि प्रतिशत में है। ये आंकड़े 2003-2004 से लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश 16%, मध्य प्रदेश 15%, राजस्थान 15%, गुजरात 11%, तमिलनाडु 9% एवं अन्य 34%। पृष्ठ संख्या 60। खनन के जोखिम यानी खतरे। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने यानी जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे का खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। चित्र संख्या 5.10। चित्र संख्या 5.10 में खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण को दिखाया गया है। यहाँ कुछ समाचार पत्रों के
अंश दिए गए हैं जिनमें खनन क्षेत्रों में होने वाले खतरों को बताया गया है। पृष्ठ संख्या 61। खनन को घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपरपटी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपको खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। जरा ध्यान से सोचें व बताएं। उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या हैं और कहां से प्राप्त होते हैं? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, जिनमें दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 62। पृष्ठ संख्या 62 पर भारत का मानचित्र प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। कोयला क्षेत्र।
असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर कोयला खानें असम में मेकुम, नजीरा और जंजे, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, झारखंड में बोकारो, झरिया, छत्तीसगढ़ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ओडिशा में तलचर, आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी और तमिलनाडु में नेवेली कोयला खाने हैं। तेल क्षेत्र हैं मोरन, सिपसागर, डिगबोई और नहरकोटिया, कलोल, अंकलेश्वर, बसीन, मुंबई हाई। मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस वाले क्षेत्र हैं गुजरात, राजस्थान का कुछ भाग और त्रिपुरा। एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है वो क्षेत्र हैं हजीरा, वडोदरा, झाबुआ, विजयपुर, अंता, औरैया, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आमला, बबराला, साहिबाबाद, सोनीपत, दिल्ली, गुड़गांव। पृष्ठ संख्या 63। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। चित्र संख्या 5.11 आ में कोयला खदान का आंतरिक दृश्य दिखाया गया है। चित्र संख्या 5.11 बा। इस चित्र में कोयला खदान का बाह्य दृश्य प्रदर्शित किया गया है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नैवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रागलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले, जो धातु शोधन कोयला है, के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, जो कि पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड में है, झरिया, रानीगंज,
बोकारो में स्थित हैं, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। ये स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। ये ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में ये वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से, 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। इसीलिए ये वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बस्सीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। पृष्ठ संख्या 64। पृष्ठ संख्या 64 पर भारत का मानचित्र दिखाया गया है, जिसमें
ऊर्जा संयंत्रों वाले स्थानों को प्रदर्शित किया गया है। आणविक ऊर्जा संयंत्र वाले स्थान हैं नरौरा, रावतभाटा, तारापुर, काकरापारा, कैगा और कलपक्कम। तापीय ऊर्जा संयंत्र वाले स्थान हैं दिल्ली, फरीदाबाद, हरदुआगंज, पनकी, परीछा, बरौनी, बोंगईगांव, नामरूप, दुर्गापुर, मंथालडीह, कोलकाता, चंद्रपुरा, रिहंद, सिंगरौली, रावतभाटा, गांधीनगर, साबरमती, ध्रुवरन, वानक्रबाड़ी, अहमदाबाद, सतपुड़ा, अमरकंटक, कोरबा, तलचर, कोरड़ी, भुसावल, उकई, ट्रॉम्बे, नासिक, उरण, परली, रामागुंडम, चंद्रपुर, बालीमेला, कोट्टागुंडम, विजयवाड़ा, इन्नौर, नेवेली, तूतीकोरिन। पृष्ठ संख्या 65। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। क, प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। ख, अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को चलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। क्रियाकलाप। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएं तथा इन नदियों पर बने बांधों का नाम लिखिए। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। भारत में 310 ताप विद्युत गृह हैं। मानचित्र की सहायता से अपने राज्य के एक ताप विद्युत गृह को ढूंढिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न करती हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु
बृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएं तथा उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें जिनमें ये अवस्थित हैं। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधापुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। चित्र संख्या 5.12 में सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 66। पवन ऊर्जा। भारत को अब विश्व में पवन महाशक्ति यानी विंड सुपर पावर का दर्जा प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। चित्र संख्या 5.13 में पवन चक्की, जो कि नागरकोइल में स्थित है, को दर्शाया गया है। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। चित्र संख्या 5.14 में ऐसे ही बायोगैस संयंत्र को दिखाया गया है। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग
विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने यहां 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पृष्ठ संख्या 67। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। ये इतना तप्त हो जाता है कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। अभ्यास। प्रश्न संख्या 1। बहुवैकल्पिक प्रश्न। 1। इनमें से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? क. कोयला, ख. बॉक्साइट, ग. सोना, घ. जस्ता। 2. झारखंड में स्थित कोडरमा इनमें से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है?
क बॉक्साइट, ख अभ्रक, ग लौह अयस्क, घ तांबा। 3. इन चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? क तलछटी चट्टानें, ख कायांतरित चट्टानें, ग आग्नेय चट्टानें, घ इनमें से कोई नहीं। 4. मोनाजाइट रेत में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? क खनिज तेल, ख यूरेनियम, ग थोरियम, घ कोयला। प्रश्न संख्या 2। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 1. इनमें अंतर 30 शब्दों से अधिक न दें। क लौह और अलौह खनिज, ख परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। 2. खनिज क्या हैं? 3. आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? 4. हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? प्रश्न संख्या 3। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। 1. भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। 2. भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? पृष्ठ संख्या 68। क्रियाकलाप। यहां दी गई वर्ग पहेली में उपयुक्त खनिजों का नाम भरें। पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। यहां कुछ सांकेतिक प्रश्न दिए गए हैं। क्षैतिज। 1. एक लौह खनिज। 2. सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल। 3. चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा। 4. उत्कृष्ट कोटि का कठोर कोयला। 5. इस अयस्क से एल्यूमीनियम प्राप्त किया जाता है। 6. इस खनिज के लिए खेतरी खदानें प्रसिद्ध हैं। 7. वाष्पीकरण से निर्मित। ऊर्ध्वाधर। 1. प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। 2. बेलाडिला में खनन किया जाने वाला लौह अयस्क। 3. विद्युत उद्योग में अपरिहार्य। 4. उत्तरी पूर्वी भारत में मिलने वाले कोयले की भूगर्भिक आयु। 5. शिराओं तथा शिरा निक्षेपों में निर्मित। अभी आप सुन रहे थे अध्याय 5